क्या पढ़ा था हमने? लैडर प्रॉब्लम पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक अरेंजमेंट है। अभी इन तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना तो अभी तुम्हें समझ आएगा कि क्या करना है, क्योंकि अभी तुम्हें पता है व्हीटस्टोन पढ़ रहे हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा। जब बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आप सही करोगे अपने हिसाब से और आंसर सही आ गया, तुम्हें ऑप्शन भी दिया रहेगा लेकिन वो गलत रहेगा। जेई में अगर करंट से क्वेश्चन आता है तो 80% टाइम्स यही होगा कि वो व्हीटस्टोन बना देंगे, सिमेट्रिक सर्किट बना देंगे। होता क्या है, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्लास में खाली आए हो, टाइम पास करके जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, ये अभी तो समझ आएगा, अभी तुरंत तुम कर पाओगे कि व्हीटस्टोन टॉपिक पढ़ रहे हो, बाद में तुम्हें नहीं समझेगा। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैंने होमवर्क दिया था, करके आए हो? कितने लोग नहीं करके आए? हाथ खड़े करो। सबने किया है विराज? तो किसी से पूछोगे तब पता लगेगा ना, उसको भी नहीं पता होगा, वो क्लास में थोड़ी था फिजिकली प्रेजेंट। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फिजिकली थे ना, मेंटली प्रेजेंट थोड़ी थे। तुम्हारा होमवर्क हुआ है? अरे मैं चिल्ला के यही क्लास में बोला, तुम्हें किसी कोई क्यों बोलेगा? तुम लोग क्लास क्यों आते हो? तो सब कुछ ग्रुप पे ही मिल जाएगा, तो क्लास पे आते क्यों हो? अभी ना पेपर हो गया ना, एक तरह से सबको उठा के ना बोर्ड बैच में फेंकवाता हूँ। बोर्ड बैच में पढ़ो सबसे अच्छा। हाँ क्या करोगे, जब तुम्हें कोई ग्रुप पे इन्फॉर्म करेगा तो ग्रुप पे आ जाएगा कि जेई का फॉर्म आया, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ग्रुप पे भिजवा दूंगा मैं, मुझे भी ऐड कर लो। टाइम टाइम पे मैं ग्रुप पे भेज दिया करूंगा कि ये जेई का फॉर्म आ गया, भर देना टाइम पास के लिए, सीटी आ गया, भर देना। जब सब कुछ उसी पे करना है तो आते क्यों हो क्लास में? यहाँ से किसी ने मॉड्यूल दिया था मुझे, हाँ प्रजनेश ने मॉड्यूल दिया था, और मैं बोला था कि ये होमवर्क करके आना है, तब भी तुम्हें ग्रुप में इन्फॉर्म करना होगा किसी को। ये तरीका है, तुम कितना सिंसियर हो पढ़ाई के लिए, यहीं से समझ में आ जा रहा है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो ना, फिर जो करने का मन है वही कर लो। हाँ सेम क्वेश्चन। अब आज सारे सवाल का आंसर दोगे तुम, ट्राई करोगे, नहीं दोगे तो नहीं आएगा तो भी ट्राई करना पड़ेगा। और आवाज नहीं, तुम दोनों आगे बैठो, उठो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा सर्किट, प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना मत। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज है, जब भी कभी भी कैसा भी स्ट्रक्चर बना हो, अगर उस स्ट्रक्चर में 5 या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस आ गए, कितने, 2 शर्त है, 2 कंडीशन है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। पहला ये है रेजिस्टेंस कितने आने चाहिए, 5 या फिर उससे ज्यादा। दूसरा ये है कि 5 रेजिस्टर के बीच में मिनिमम 4 पोटेंशियल्स दिए हों। 4 से कम पोटेंशियल है तो व्हीटस्टोन नहीं बनेगा। पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पोटेंशियल पॉइंट कम से कम 4 होने चाहिए और रेजिस्टेंस कम से कम 5 होने चाहिए। तब आपको चेक करना होगा कि व्हीटस्टोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कब चेक करना होगा, क्या क्या कंडीशन देखोगे? हाँ
कई बार तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, सर्किट को रिस्ट्रक्चर करना सीखा था ना लास्ट टाइम V0X लिख के, तो सर्किट को रीड्रॉ करोगे तब आपको दिख जाएगा। जैसे मैं एक जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज यहां बना के दिखा रहा हूं, कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये देखो, ऐसे अपने पास रजिस्टर लगा हुआ है, या R1 है, या R2 है, या R3 है, और ये R4। अब ऐसा नहीं है कि 4 रजिस्टर है, 4 से ज़्यादा लग गए तो व्हीटस्टोन बनेंगे। पहली कंडीशन आपको बताया, वो चीज़ देखनी है, 4 पोटेंशियल होना चाहिए और 5 कम से कम रेजिस्टेंस। दूसरी क्या कंडीशन है, जो बैटरी जुड़ी होगी, मतलब जो करंट का सोर्स होगा, वो अगर इस एंड पे जुड़ा हुआ है, मैंने बैटरी ऐसे लगा रखी है, तो 5वां रेजिस्टेंस यहां जुड़ा होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब अगर मैंने इस तरह से, मतलब देखो एक स्क्वायर जैसा बनाया हूं, तो स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, डायगोनल्स 2 बन जाएंगे। एक डायगोनल से बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे डायगोनल से कौन होगा, 5वां रेजिस्टेंस। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिखेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन। क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन। और अब मैं बैलेंस व्हीटस्टोन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले 2 तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज भी होते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अब क्या करना है, ध्यान से देखो। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ताकि मैं ये स्ट्रक्चर बार बार नहीं रिकमेंड करूंगा बनाने के लिए, थोड़ा टफ दिखता है, देख के डर लगता है। इसका मैं आसान वर्जन भी कराऊंगा कैसे बनाते हैं पहले, लेकिन प्रूफ करने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ये बैटरी मान लो यहाँ पे मैंने V लगा दी है, तो क्या ये वाला 0 हो जाएगा, ये V, ये भी V, मतलब ये वाला पॉइंट V, ऐसे ये 0, तो ये भी 0, हाँ या ना? यहां पर भी 0। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है कि मान लो यहां से करंट I निकला होगा, ये करंट I ऐसे आया, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो क्या ये करंट 2 पार्ट में बंटना चाहिए? 2 पार्ट में बटा, मतलब एक करंट इधर चला गया होगा I1, इधर चला गया होगा I2। अब ये I1 करंट यहां पहुंचा होगा, I2 यहां, I2 के पास भी यहां पहुंचने पे इधर R3 में जा सकता है और R5 में जा सकता है। I1 जब यहां पहुंचेगा X वाले पॉइंट पर, तो R2 में जा सकता है और R5 में भी। R5 में करंट ना जाए उसकी क्या कंडीशन है? इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू R5, उसके लिए आपसे कंडीशन पूछे तो क्या कंडीशन दोगे? अरे जब X और Y दोनों बराबर होंगे तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो क्या X और Y दोनों बराबर हो जाएंगे? जब ये X और Y दोनों बराबर हो जाते हैं तो बीच वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब इसमें करंट कितना हो जाता है? इसमें करंट 0 हो गया, मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई काम अपने को है नहीं। तो जो I1 इधर आया, क्या वही I1 करंट यहां पहुंच जाएगा? जो I2 इधर आएगा, अब इसमें करंट जाएगा नहीं, तो वही I2 करंट यहां चला गया कि नहीं?
तो ये R5 जीरो हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इसको बोलते हो ये कौन है, बैलेंस वेस्टोन ब्रिज। कौन है वो, बैलेंस वेस्टोन ब्रिज। अब इस बैलेंस वेस्टोन ब्रिज में क्या बात, मैं सॉल्व तो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, y की कैसे निकाल सकता हूं, KCL अप्लाई करके। x पॉइंट पे KCL निकाला कुछ आएगी वैल्यू, y पॉइंट पे KCL निकाला कुछ वैल्यू आएगी, आएगी ना। वो x और y अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इनके इस रेजिस्टेंस R5 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर तो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आई तो जीरो ही होगा, तो करंट कितना पास हुआ, जीरो। सही बोल रहा हूं मैं। तो प्रैक्टिकली वो होता है। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, यहाँ अपन कर रहे हैं खाली समझने के लिए। क्या तुम्हें बैलेंस वेस्टोन ब्रिज समझ में आया? लेकिन अगर मैं हर एक पॉइंट पे हर एक क्वेश्चन में ये x और y निकालने जाता रहूंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक कंडीशन बनाते हैं रेजिस्टेंस के साथ में कि आप कब समझेंगे कि ये बैलेंस वेस्टोन ब्रिज है और कब समझेंगे कि ये बैलेंस वेस्टोन ब्रिज नहीं है। आइए ट्राई करते हैं। थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। मैं R1 के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्या ये बनेगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1। अरे यहां इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू करंट टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस जीरो इज इक्वल टू I1 R2। बैलेंस वेस्टोन कब बनेगा समझ में आ गया ना। बीच वाले में करंट कितना होना चाहिए, जीरो। R3 के अक्रॉस लिखो एक एक करके, तो R3 के अक्रॉस क्या बनेगा, y माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 R3। करेक्ट। और यहीं पे हम बोल सकते हैं x और y दोनों इक्वल हैं। ये एक और पॉइंट से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, आगे पढ़ोगे मिरर सिमेट्री से भी इसको करते हैं। मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व होता है, खैर उसकी बात नहीं। क्योंकि अगर यहाँ करंट जीरो लिख रहे हो, ये बैलेंस वेस्टोन बना तो पोटेंशियल इक्वल होगा, अभी तो बताया मैंने। समझ में आया ना। मतलब ये किसकी सिचुएशन बनाई तुमने, बैलेंस वेस्टोन ब्रिज की। अगर ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हुए तभी ये वैलिड होगा। लेकिन वही हम निकाल रहे हैं कंडीशन क्या बनेगी बैलेंस वेस्टोन ब्रिज की। तो कंडीशन के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। बार बार हम एक्स वाई निकालना, मतलब निकाल तो सकते हो बट फिजिबल नहीं है बार बार दो बार KCL अप्लाई करो फिर देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। y माइनस जीरो I2 R3 हुआ, लेकिन y किसके बराबर है, x के, तो मैं x को I2 R3 लिख दिया। और लास्ट R4 के लिए v माइनस y इज इक्वल टू I2 R4। अगेन y की वैल्यू x है, तो क्या ये बन जाएगा v माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R4। बना कि नहीं। अच्छा एक काम करो, जिनका पोटेंशियल x x है उनको एक साथ रखो, जिनका v माइनस एक्स है उनको एक साथ रखो। तो v माइनस एक्स किसका किसका है, 1 माइनस 1 एंड 4 का। तो देखो 1 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो क्या IR भी इक्वल होना चाहिए। तो 1 और 4 से क्या मैं लिखूंगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4। क्या यहां से आ गया I1 बाई I2 R4 बाई R1। और दूसरा इक्वेशन अपन लेते हैं, इसको 5 बोल दिया मैंने, 2 एंड 3। 2 कितना होगा I1 R2, 3 कितना होगा I2 R3। यहां से I1 बाई I2 कितना होगा R3 बाई I2। अब 5 और 6 को कंपेयर कर दो,
तुम्हें कंडीशन याद रखनी है, वो कंडीशन आई कहां से वो समझा रहा हूं मैं। इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या ये बनेगा R4 बाई R1 R3 बाई R2, या फिर इसको ऐसे बोलूं, अगर ध्यान से देखोगे R4 बाई R1 क्या है, जहां जहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है देखो, दिख रहा है यहां बैटरी जुड़ी हुई है। ये जो बीच वाली लाइन है पांचवें रेजिस्टेंस के, इसके इधर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो गया तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हुआ तो बीच में करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? जब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा तो ये x और ये x बन जाएगा। इन ऑल अदर केसेस दोनों x x नहीं होंगे। तो कंडीशन ये है। इसको लिखने का और एक तरीका है, मतलब है तो बेसिकली यही, इसको कई बुक में PQRS करके लिखते हैं, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S प्रूफ करते हैं। या मैं इसको ऐसे लिखूं R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4 लिख सकता हूं। इसको अपन बोलेंगे कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहेगा। अब ध्यान से समझो इसमें क्या क्या है। R1 R3 जरा ध्यान से देखो। R1 वो पहला रेजिस्टेंस है जिसमें I1 करंट जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? उसके अपोजिट वाले से। अगर इस डायग्राम को, जो डायग्राम बना है बस तुम्हें समझाने के लिए, इसको नोट नहीं करना है, ये जो डायग्राम बना है इसको अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5। इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं? एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। ये लिखो या ऐसे लिखो कि ये हमारा V है, इधर कौन है अपना 0 जो बैटरी लगी हुई है, यहां से ऐसे बैटरी लगी है। अब इससे समझना होगा, तो ये जो ये बीच वाली लाइन देख रहे हो, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है R1 R3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है R2 R4। ये पांचवें वाले को एलिमिनेट तभी कर सकते हो जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कितनी कंडीशन है? सबसे पहली बात, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होगा जब बैटरी और पांचवा रेजिस्टेंस अलग अलग डायगोनल से जुड़े होंगे, और उसके बाद ये प्रोसेस चालू करोगे। प्रोसेस चालू होते ही आप सॉल्व करना पड़ेगा। आप लिख लो मैं जो बोल रहा हूं, 2 लाइन व्हीटस्टोन ब्रिज में लिखो। इन व्हीटस्टोन ब्रिज द बैटरी and fifth resistance must be connected with opposite diagonals. पहला चेंज करके नीचे लिख लो। The व्हीटस्टोन ब्रिज will be known as या will be called balanced व्हीटस्टोन
लिखा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इफ current passing through fifth resistance, if current passing through fifth resistance is 0। हो गया लिख के? क्या लिखना है? Find R equivalent. Find R equivalent. तो ये सवाल में आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा सकते। इट इज नॉट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि दोनों अलग अलग एंड पे होने चाहिए। इसी एंड पे बैटरी भी जुड़ी है, इसी एंड पे रेजिस्टर भी जुड़ा है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल तरीके से कैसे? यहाँ से करंट ऐसे आई निकला होगा, करंट यहाँ गया होगा, इस पॉइंट पे करंट ऐसे तीन पार्ट में बटा होगा। तो एक I1 इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। जो करंट इधर गया वही करंट इसको मिला है, और जो करंट इधर गया वही करंट इसको मिला है। तो ये दोनों तुम्हारे सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब 6, 6, 5 तीनों पैरेलल है। नॉर्मल तरीके से करना था। ये तीनों सीरीज में हो गए। अब बाद में आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/5। 30 आ गया एलसीएम। अगर 30 एलसीएम है 5 प्लस 5 प्लस 6, 10 और 6 16। 16/30 का मतलब 8/15। हाँ नहीं सही है। अरे 4 2 6, 4 2 6 और 5, 6 6 5। हाँ सही है ना। तो 30 से 6 5 या 30, 6 5 या 30। 16/30 8/15। तो ये 15/8 ओम। दिस इज द आर इक्विवेलेंट। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। ये सवाल बताओ। इस सवाल को देखो, अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 है ना। ये क्या है?
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। देखो ये फायदा है, फटाफट से चेक कर लिया। R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। अगर आपने चेक कर लिया इस तरीके से तो आप बोलोगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये जीरो हो गया। तो अगर इसको एलिमिनेट कर दिया तो एक करंट इधर गया होगा, वही करंट इसको भी जाएगा, I1 जो करंट I2 इसको गया होगा वही करंट I2 इसको भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, मतलब ये 4, ये दोनों सीरीज में हो गए, मतलब 8। 4 और 8 कैसे हैं? पैरेलल है। तो 4 और 8 अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट होगा 4 इंटू 8/4 प्लस 8, 32/12। 32/12 मतलब 8/3। समझा? टफ है क्या? 5 रेजिस्टेंस आया, तुम्हें चेक करना चाहिए व्हीटस्टोन है, लेकिन हर केस में व्हीटस्टोन हो ये कंपलसरी। जैसे इसमें 5 रेजिस्टेंस थे लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। जल्दी जल्दी लिखो, चलो आगे बढ़े। एक ये सवाल बताओ, R equivalent across AB। फटाफट से सब में तुम्हें R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB ही बताना है। अब है बैलेंस नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं, उसमें तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, VI मेथड करते हैं, V0 XY मान के KCL लगाते हैं फिर। हाँ भाई आया, देखो पहला सवाल, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर हो गया, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बीच वाले का कोई काम नहीं है, बीच वाले का काम नहीं है। तो इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया, तो ये I1 ऐसे और यहाँ करंट पूरा I1 ऐसे जाएगा, और ये I2 जो है वो इधर आएगा, वही I2 इधर भी जाएगा। इधर से ये I1 आया, इधर से I2, और यहाँ फिर I करंट निकल गया। क्या इन दोनों में सेम करंट गया तो ये 9 ओम हो जाएगा सीरीज में होके, इन दोनों में सेम करंट गया है तो ये भी 9 ओम हो जाएगा सीरीज में होके। अब दोनों पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 81/18 मतलब 9/2। ये दोनों करो,
ये सॉल्व करने की कोशिश करो। ये इसमें सर्किट को जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, सर्किट को रीअरेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सर्किट रीअरेंज करोगे तो तुम्हारे लिए इसमें काम आसान होगा। एक सवाल और, ये सही से कर देना। अनबैलेंस का सवाल है, वैसे मैं मूड में नहीं था करवाने को, लेकिन तुम लोग पकड़ लिए एक दो लोगों ने कि ये अनबैलेंस्ड है, तो मैंने कहा करवा दूं। फिर ये 2 ओम है, 3 है, 2 है, 1 है और ये भी 1 है। इसमें क्या करेंगे ध्यान से सुनो। इसके अक्रॉस पूछा है तो इसके अक्रॉस एक बैटरी अज्यूम करना, 0 मान के चालू हो जाना, एक्स और वाई बनेंगे, 2 बार केसीएल लगाओ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, ये 3 सवाल में 5 मिनट में आया। तो ये है, ये पॉइंट है तो इसको V मान लिया, तो ये V, ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी V, यहाँ 0 जिसके अक्रॉस निकालना होता है वहीं पे लिखते हैं ना, तो ये भी 0, तो ये भी 0। अब मैं इस पॉइंट पे फंस गया हूँ, यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख सकता क्योंकि इधर से लिखना चाहूंगा तो भी एक रेजिस्टेंस बीच में आ गया है, इधर से लिखना चाहूंगा तो भी एक रेजिस्टेंस बीच में आया है। अगर रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है तो मैं क्या करूं, इसको x मान लूं तो ये वाला पॉइंट भी x हो जाएगा। अगर मैंने नाम दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो आपको किसके किसके बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। आपके पास 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 के अक्रॉस नहीं लिख पाए हो अभी तक, 3 के अक्रॉस नहीं लिख पाए हो, 4 के अक्रॉस है, मतलब 5 के अक्रॉस भी नहीं है, मतलब 2, 3, 5 के अक्रॉस बच रहा है। और बचने का खाली एक कारण है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए तो काम बन जाए। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने y ले लिया। कितने पोटेंशियल पॉइंट्स दिखे, V0, x और y, क्या 4 पॉइंट्स दिख गए? तो क्या हमारे मन में व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए? अब इसको रीअरेंज करके देखते हैं क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। मान लो ये V रहा, ये 0 रहा, ये x रहा, ये y रहा, करेक्ट। अब हमें यहां लिखना पड़ेगा एक एक करके। पहला वाला किसके बीच में है, v और x के बीच में ना। पहला पोटेंशियल किसके बीच में है, तुम कहीं भी बना दो, मैंने ऐसे बना दिया v और x के बीच में पहला। सेकंड किसके बीच में है, v और y। थर्ड किसके बीच में है, फोर्थ किसके बीच में है, x और 0 दिख रहा है। अब कौन बचा है, कौन बचा है अभी, फिफ्थ। देखो फर्स्ट v और x के बीच में है, सेकेंड v और y के बीच में है, थर्ड बीच में है x और y के, फोर्थ है x और 0 के, फिफ्थ किसके बीच में है, y और 0 के। इधर ना बना करके इसको ना वहीं बनाते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा यहाँ पे, ऐसे। क्या इस सर्किट को मैंने ऐसा रिस्ट्रक्चर कर दिया तो कोई दिक्कत लगी तुम्हें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r इंटू आर, r इंटू आर, सेम आ गया। सेम आने का मतलब ये कैसा है, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
इफ दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अब तुम्हारे लिए सवाल आसान हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, R इंटू आर जोड़ोगे 2R आएगा, ये दोनों भी 2R हो जाएंगे, तो यहां से R इक्विवेलेंट आएगा। दो n इक्वल रेसिस्टेंसेस होते हैं लिखवाया था, तो R इक्विवेलेंट होता है R बाई n। वैसे ही यहां आ जाएगा 2R बाई 2 मतलब R, या जिसको वो नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे कर ले, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4R स्क्वेयर बाई 4R, ये कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R आ गई। ऐसे अब इसको ट्राई करो, ये वाला पार्ट, ये आया क्या, ये वाला R बाई 2, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन, ये हायर पोटेंशियल इसको V मान लिया, भाई चुप हो जाओ, ये लोअर इसको 0 मान लो, ऐसे नाम दे दो 1 2 3 4 5 6, मैंने किसी को कुछ भी नाम दिया है, V और 0 नाम हो गया। अभी देखो 1 के अक्रॉस भी नहीं, खाली 2 के अक्रॉस लिख पाए हो, बाकी किसी के अक्रॉस नहीं लिख पाए। अगर मैं इसको x मान लूं, जैसे ही इसको x मानूंगा 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V माइनस एक्स, 2 के अक्रॉस ऑलरेडी था V माइनस 0, 3 के अक्रॉस भी आ गया x माइनस 0, लेकिन अभी 4 5 और 6 के अक्रॉस नहीं लिख पा रहे हो। जैसे ही यहाँ पे तुमने y मान लिया, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। कितने पोटेंशियल हो गए, V0 x और y, क्या 4 हो गए। जैसे ही 4 मिले आपको क्या करना चाहिए, नाचना चाहिए। V0, अब जरा मुझे बताओ पहला किसके बीच में है, क्या V और X के बीच में आया है, ये आपको देखना पड़ेगा। V और X के बीच में पहला आ गया। दूसरा किसके बीच में है, V और 0 के, तो इसको छोड़ो थोड़ी देर। तीसरा किसके बीच में है, X और 0 के, तो यहां मैंने थर्ड बना दिया, सेकंड छोड़ा है। फोर्थ किसके बीच में है, X और Y के, फिफ्थ किसके बीच में है, V और Y के, और 6 किसके बीच में है, Y और 0 के। दिख रहा है ना मैं कैसे बना रहा हूं, क्या ये सारे बन गए, लेकिन बचा कौन है, 2 वाला बचा है जो V और 0 के बीच में है, तो उसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं, V और 0 के बीच में। अब सारे बन गए। जरा देखो ये V से जो करंट I निकलेगा, क्या एक पार्ट इधर चला जाएगा I1, तो एक पार्ट ऐसे नीचे जाएगा I2, तो क्या ये पूरा जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट इसके साथ पैरेलल है। तो एक काम करेंगे, पहले ये वाला पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में R इंटू आर क्या है, व्हीटस्टोन बन रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इंटू आर, सो R प्लस R, 2R और 2R बाई 2, क्या R इक्विवेलेंट R हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल तो पिछले जैसा ही हो गया। अब ये पूरा R बना, तो इस सर्किट को आगे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी ये सर्किट ऐसा बनेगा, ये पूरे का इक्विवेलेंट R है और एक R ये नीचे है, यहाँ A है, यहाँ पर B है, मतलब V और 0, ये दोनों R देखो पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R बाई 2। अब थर्ड वाले में KCL लगा के करना होगा, करो। इधर देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये सवाल 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं इट इज, अब है तो पास रेजिस्टेंस ना, तो
तो इसको अपन नाम देते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VI मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, VI मेथड का मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई आई, ये तो पता है ना। और I की वैल्यू क्या होगी, AB के अक्रॉस पूछा, यहां से निकला तो इधर कितना गया I1, इधर कितना आया I2, तो V अपॉन I लिखोगे R इक्विवेलेंट के बराबर। तो R इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, क्या V अपॉन I की जगह आएगा I1 प्लस I2, क्योंकि यहां से जो बाहर करंट आएगा यहां पहुंचेगा, यहां से ऐसे ऐसे I1 प्लस I2 ही बनेगा ना ये। अब इस I1 I2 की वैल्यू निकालनी, अपन कैसे निकालें, जरा देखो। इस वाले पॉइंट को अपन x बोलेंगे और इस वाले पॉइंट को क्या बोल पाएंगे, y। इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूं और इस पॉइंट को मैं Q नाम देता हूं। तो क्या मैं बिल्कुल सिंपल वही पहले वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकता हूं, एट P यूजिंग KCL। तो KCL लगाओ तो क्या लिखोगे, ये V ये 0, तो ये भी बन जाएगा V V 0 0। क्या ये बना x माइनस V बाई 2 प्लस x माइनस 0 बाई 3 प्लस x माइनस y बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा यहां से बोलो, अरे बोलो, 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 6x, 3 2 5, 5 और 6 11x माइनस 3v माइनस 6y, सही लिखा है ना। 11x माइनस 6y इज इक्वल टू 3v, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट Q पर KCL अप्लाई करूं, y माइनस v बाई 1, y माइनस 0 बाई 2, दिस इज 2y प्लस y प्लस 2y, क्या 5y बन जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 2v। ठीक है क्या, क्या इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, मैं 2 से कर देता हूं, प्लस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22x माइनस 12y इज इक्वल टू 6v, और ये क्या बनेगा, 11 5 या 55y माइनस 22x 22v, कैंसिल हो गया। 55 में से 12 निकालो 43 28, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 28 बाई v बाई 43, सही है ना। हाँ बोलो, y मिला तो और क्या मिल गया, x मिल गया। मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल दी है, ये 3 में। ठीक है, तो 43 2 जा
86, 5 8 जा 40, 5 2 जा 14, 140v माइनस 86x इज इक्वल टू 86v, या 86 और 4 होता है 90, 50 और 4 54v, या 27/43। x की वैल्यू आ गई 27v/43। क्या x और y मिल गया तुम्हें? आया ना? खत्म हो गया सवाल। जैसे ही x और y मिला बच्चों, क्या मैं I1 लिख सकता हूं? I1 कितना होगा? v माइनस एक्स बाई टू, तो v माइनस 27v/42/1, ये तो 43 में से 27 निकालो, 27 33, 16v/2, क्या ये 8v आ जाएगा? सॉल्व करके देखोगे तो मैंने क्या किया, पहले x और y निकाला, फिर I1 क्या है भाई, यही वाली वैल्यू तो I1 है ना, v माइनस एक्स बाई टू। ऐसे I2 क्या है, v माइनस वाई बाई आर, आर की वैल्यू 1, तो v और y कितना आया 28v/43, तो ये कितना बनेगा 43, 43 28, 28 और 5 33, 15, करेक्ट। अब हो गया, देखो अब इसके बाद आर इक्विवेलेंट अपन लिख सकते हैं, लंबा सवाल होता है ये। इक्वेशन बनाया था आर इक्विवेलेंट v अपॉन I1 विच इज 8v, I2 है 15v/43, v मर गए, 43 अपॉन 8 3 24 और 34, 344 प्लस 15 कितना होता है, 344 प्लस 15 359। दिस इज योर आंसर। एक मिनट, यहाँ कहीं गलती हुई है क्या? ये 42 रहेगा ना भाई, 8v/43 आएगा ना ये, तो 8v/43 है I1। 15 8 23 हुआ ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 43/23 ओम। कैलकुलेशन में गलती थी। सिमेट्रिक सर्किट लास्ट तरह की सर्किट है। सर्किट वाला पार्ट खत्म हो गया है, एक और लेक्चर में करंट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 3 लेक्चर लगेगा कैपेसिटर में। वो खत्म होते ही समझो मेरा वाला पोर्शन 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा मैं, 1 महीने से 1.25 महीने में, जुलाई एंड तक मैं खत्म कर दूंगा अपना पोर्शन। चलो, सिमेट्री प्रॉब्लम। अब ये सिमेट्री प्रॉब्लम कहां यूज करते हैं, जहां पर आप सीरीज पैरेलल ना बना पा रहे हो। क्या ना बना पा रहे हो, सीरीज और पैरेलल। इसको, इसमें 2 होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं। एक को अपन पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, जिसको नाम देते हैं मिरर सिमेट्री, और दूसरा होता है फोल्डिंग सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री कैसे काम करता है, मान लो एक सवाल ऐसा है,
ये ए बी है, मैं आपसे पूछूं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा? मेरा सवाल क्या है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा? जैसे ही ये सवाल पूछा, सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूं वो ये करना है मुझे, मैं देखूंगा कि नाम से समझ में आ रहा है मिरर सिमेट्री, क्या मिरर लगाने पे एक दूसरे की इमेज बन जाएगी क्या? किधर लगाना चाहिए मिरर? अगर मैंने इसके अक्रॉस इसको हटा दिया, इसको हटा के सोचो यहाँ पे एक मिरर रख दिया, तो उस मिरर में देखोगे ये आर, तो ये उसका इमेज आर दिखेगा, ये आर तो ये उसका इमेज आर दिखेगा। हालांकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैंने इसके अलोंग रखा है तो ये मिरर सिमेट्री हो गई, और अगर मिरर सिमेट्री बनती है तो सिमेट्री के अलोंग, सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग जितने भी रेसिस्टेंसेज होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है। क्या कर देते हैं हम लोग? हटा देते हैं। सोचो अगर ये मिरर है, इसका मतलब जितना करंट इसमें गया है उतना ही करंट इसमें भी जाएगा। अगर इधर करंट I1 गया है तो इसमें भी करंट कितना जाएगा? I1। हाँ, करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, लेकिन जब मिरर में देखोगे इधर दिखेगी। वो करंट के लिए नहीं देखते, करंट अपने दिमाग से लगाना है, बाकी चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इधर I2 करंट गया है तो इसमें भी कितना करंट जाएगा? इस एक्सिस के अलोंग जितने भी रेसिस्टेंसेज होंगे उनका वो कितना हो जाएगा? अरे उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0। इन सबको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? जिसके अक्रॉस पूछा है उसके परपेंडिकुलर लेना होता है, पहला पॉइंट। इट इज टेकन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस about which we are calculating R equivalent। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है the potential difference across the perpendicular axis is same at every point। Hence resistances along this line can be neglected। करेक्ट? जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबको अपन ने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। तो अब इसमें I1 करंट गया, इसमें I1 करंट गया, तो सीरीज में है, तो ये दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा? 2R। इन दोनों का सीरीज कितना हो गया? 2R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? अब ये कहने की जरूरत नहीं, आपको दिख गया होगा करंट सेम है तो सीरीज में है। समझ में आया क्या? इसका एक और क्वेश्चन कर लो। ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाए तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 2 4 10 में वैसे करते नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया है। बहुत सारे आते हैं तभी वो इस्तेमाल करते हो। जैसे ये है,
आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ये नोट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद मिरर सिमेट्री के बाद फोल्डिंग और पढ़ा के फिर खत्म हो जाएगा। ये नहीं आया? इतना इतना पानी लो, डूब मरो तुम लोग। ये सवाल देखो, इसको सीरीज पैरेलल ढूंढने जाओगे, सुन लो सवाल बहुत आसान है। अगर मैं इस सवाल में सीरीज पैरेलल ढूंढने गया ना बच्चों, तो एक इधर आया, एक इधर गया, यहाँ जाके ये फिर दो पार्ट में बटेगा, एक इधर जाएगा, अब ये इधर आया, इसके बाद जो इधर से करंट आएगा वो किधर जाएगा, क्या समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ वाला ऐसे जा सकता है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो जब ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, उस टाइम पर हम कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, और उसी जुगाड़ में से एक जुगाड़ मुझे दिख सकता है। और वो जुगाड़ क्यों दिखेगा समझो ध्यान से, क्योंकि यार ये है ना, मुझे दिख रहा है ये इसके अक्रॉस पूछा है, सब आर है, तो एक दूसरे की इमेज तो बन ही रही है। क्या बन रही है? एक दूसरे की इमेज बन रही है। अब चूंकि मैं बनाया था तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये ऐसे रहेगा यहाँ पर, ताकि वो इमेज जैसा काम करे। ऐसे इसकी इमेज यहाँ दिख रही है, 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 सबकी इमेज दिख रही है ना एक दूसरे को। तो इतनी सारी इमेज दिख रही होती है, तो एक काम करो, अगर मैंने इस लाइन के अलोंग ऐसे बना दिया तो सब एक दूसरे की इमेज दिख रही होती है, सभी इमेज है ना। और होता क्या है, फायदा क्या होता है कि जो जिसका इमेज होता है वो उसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है, सेम करंट फ्लो होगा ना। तो ये इसका इमेज है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये इसका इमेज है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है, क्वेश्चन लिखा था ना पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, अगर ये दोनों सीरीज में, तो जितना करंट इसमें क्या होगा वही करंट इसमें क्या होगा। इसका मतलब जो यहां ये कनेक्शन दिखाया था वो फॉल्स कनेक्शन था, ये ऐसे होना चाहिए। क्या तुम्हारा वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि अरे किसमें कितना करंट, इधर से इधर करंट जाएगा या इधर जाएगा। जैसे मिरर सिमेट्री लगाया, बोला ये इसका मिरर है, इसका मतलब जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी जाना चाहिए, यही मतलब है। अगर इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, मतलब ये करंट आया होगा ऐसे लौट गया होगा, तो यहाँ जो कनेक्शन था इसका कोई काम है ही नहीं, और जो इसमें करंट होगा वही इसमें करंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ सीरीज बना रहा है, 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 बन जाएंगे। अब भी कंफ्यूजन होती है, इतने सारे सीरीज पैरेलल कर रहे हो आप, करने को कर सकते हो। मैं दो तरीके बताऊंगा, पहले जो बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ये देखो, ये दोनों सीरीज बना रहे हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करो, तो क्या यहां पर एक आ जाएगा 2R, ये दोनों भी सीरीज बना रहे हैं, तो क्या एक यहां, और कनेक्ट कहां हो रहे हैं सीरीज बना के, इस पॉइंट पे दिख रहा है। मैं ऐसे लिखूं अगर कि ये दोनों, मतलब ना बनाऊं डायग्राम, यही लिख दूं, बनाना तो बना लेना, ये 2R, तो ये 2R, तो ये 2R, तो ये 2R। अब क्या होगा, यहां से करंट यहां से करंट निकला होगा, इधर बटा होगा, इधर बटा होगा, यहां कितना था 2R। अब जो करंट यहां गया होगा, यहां कितना आएगा 2R, और यही करंट इसके पास गया होगा इस पॉइंट पे, फिर दो पार्ट में बटा होगा, इधर भी 2R होगा, इधर भी 2R होगा। इसका मतलब क्या है, करंट इस पॉइंट पे इन दो पार्ट में बट रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R इंटू 2R बन जाएगा। ये R इस 2R के साथ में क्या बनाएगा, सीरीज, क्या बनाएगा,
तो ये r और 2r कितना हो जाएगा 3r, ये 3r इसके साथ क्या बनाएगा इस 2r के साथ पैरेलल, 3r इंटू 2r अपॉन 3r प्लस 2r, आंसर आ गया 6r/5। एक ये तरीका है, समझ में आया? सबको 2r 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 कर दो। इधर ध्यान से देखो, जो इधर सॉल्व कर रहे हो ये r तो ये r तो इन दोनों को जोड़ के 2 बना रहे हो ना। मिरर सिमेट्री और आसान करने का तरीका ये है, चौधरी सो रहे हो, खुली आंखों सो रहा है मुंह खोल के, तो अगर मैंने ये वाली लाइन अलग कर दी तो r 2r हो रहा है ना, तो क्यों ना एक साइड को सॉल्व कर लूं, उसका आंसर डबल आ जाएगा। मिरर सिमेट्री में सब 2 2 हुए थे ना, तो इस साइड सॉल्व करना आसान है, इधर भूल जाओ कुछ रखा है, एक साइड सॉल्व करो तो ये r और ये r मिलके कितना हो जाएंगे r/2, या ये दोनों कैसे हैं पैरेलल है तो r/2 हो जाएंगे, और ये r/2 और ये r कैसा हो जाएगा सीरीज। तो क्या r/2 एंड r, अब एक साइड का सॉल्व कर रहा हूं फॉर लेफ्ट हैंड साइड ओनली, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैं इस्तेमाल करूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखोगे r एंड r/2 r इन सीरीज नाउ, क्योंकि यही तो करंट बट रहा था, दोनों की जगह एक लगा दोगे तो करंट बटेगा ही नहीं, और ये दोनों सीरीज में हैं तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3r/2 एंड बॉटम r, are parallel, therefore are equivalent for left hand side, LHS कितना हो जाएगा, it is r into 3r/2 upon r plus 3r/2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, it is 3r² r r कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया। और ये एक अच्छा बच्चा ओरल सॉल्व करता है, मैं तुम्हें लिख के समझाया कैसे हो सकता है। कितना है ये 3r/5r, क्या लेफ्ट हैंड साइड का 3r/5 है और सीरीज में है, तो क्या राइट हैंड साइड का भी उतना ही होना चाहिए। देयरफॉर नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो तुम्हें आया है उसका डबल, याद करो वही तो मैंने पहले भी बोला अभी। समझा? तो मिरर सिमेट्री यहां तुम्हारे लिए हेल्पफुल होती है, नोट करो कि एक साइड सॉल्व कर लो और उसको डबल कर दो। अभी तो ये भी आसान ही था, इसमें मैंने अगर 10 12 15 20 रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं ना, तो ये जितना अदर रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा, और उस डिफिकल्टी लेवल को कम करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। सही में तुम लोग ना मार खाने के लिए पगलाए हुए हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसी तारीफ करूंगा ना कि मेरा सारा तारीफ करना ही खत्म हो जाएगा अब तो। हमारी मीटिंग से मैंने 2 बार चाय पी के बैठा, 5 बार क्यों नहीं? 5 तो आपको 10 सर राजवाड़ी ज्यादा करो तो मैं बैठूंगा भी नहीं। एक नंबर चलेगा। 5000 रुपये घूस लगता है उसके लिए। ए, आवाज बंद करो गधो।
बताइए यार इक्विवेलेंट AB के क्रॉस। चलो भाई ये सवाल तुम्हें आना चाहिए था। इसके अक्रॉस अगर मैंने ऐसे एक मिरर रखा, आप चुप बैठ जाओ। ऐसे मिरर रखोगे, इतना इमेजिनेशन होना चाहिए तभी कर पाओगे ये सवाल। ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, और ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। क्या सब एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं? जो अंदर ये तुम्हें कनेक्शन दिख रहा है फॉल्स कनेक्शन। धैर्य है, क्यों चिल्ला रहा है? इस पॉइंट पे कनेक्शन फॉल्स है। इन दोनों की इमेज एक है तो इन दोनों में करंट एक ही जाना चाहिए, इस आर में और इस आर में। ये दोनों इमेज है तो यहां भी कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होने का मतलब है जो ऐसे बनाया था ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। करेक्ट? मतलब खाली दिखाने के लिए तुम वहां पे काटना मत, तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। अब ऐसा अगर है तो मैंने क्या बोला था, एक साइड को सॉल्व कर लो, उसका डबल आंसर होगा। जरा इस साइड को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां से करंट आया I, इस पॉइंट पे पहुंचा तो क्या ये करंट तीन पार्ट में बटा, I1 इधर गया, I2 इधर गया और I3 इधर गया। एक साइड सॉल्व करूंगा मैं। अब ये I3 करंट इन दोनों के पास भी पहुंचा है और यहां गया तो एक करंट इधर चला गया होगा I3 डैश, इधर आ गया I3 डबल डैश। करेक्ट? अब इन दोनों में I3 करंट गया है। मैं ओरल सॉल्व करूंगा। क्या सेम करंट गया है? ये दोनों सीरीज में है तो ये बन गया 2R। यहां इन दोनों में अलग अलग करंट है तो ये पैरेलल है, 2R और ये R/2। अब ये 2R और ये R/2 भी पैरेलल है, सॉरी सीरीज में है। 2R ये और ये R/2 सीरीज में है तो 5R/2। अब ये पूरा हटा दोगे इस साइड का तो ये कितना आएगा 5R/2। इस R और इस R तीनों में पैरेलल हो गया अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा। ये कितना आया 5R/2 ना। 1/5R/2 का मतलब 2/5R प्लस 1/5R प्लस 1/5R, 1/R तो 1/R कॉमन ले लिया, 2/5 प्लस 2 कितना आया ये 7/5। 1/R की वैल्यू आई है 7/5R। तो R इक्विवेलेंट कितना आया 5R/7। ये 5R/7 R इक्विवेलेंट किधर आया है? लेफ्ट हैंड साइड का। किसका आया ये? हाँ, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका 2 से मल्टीप्लाई। आंसर टफ है क्या? एक मिनट गलत हुआ है। ये कितना आएगा 5 2 जा 10, 12R/5R आएगा ना। तो ये बन जाएगा 5R/12। ये बनेगा 5R/12। तो ये भी आएगा 5R/12। चुप, ये 6 तो R इक्विवेलेंट आया 5R/6। जाओ सर्किट खत्म। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो इलेक्ट्रिक EMF एंड बैटरी वाला पार्ट और फिर पोटेंशियोमीटर मीटर भी। अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। चलो।